स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था नेशनल पार्टीज क्या होती हैं और स्टेट पार्टी क्या होती है, और मैंने आपसे पूछा भी था कमेंट बॉक्स में कि 2023 या 2025 के हिसाब से कौन कौन सी नेशनल पार्टी है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आज देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सी पार्टीज को 2023 के हिसाब से रजिस्टर्ड किया हुआ है नेशनल पार्टी के रूप में। तो टोटल यहाँ पर हमें 6 पार्टीज देखने को मिलेंगी। पहली पार्टी आम आदमी पार्टी, दूसरी बहुजन समाज पार्टी, तीसरी हमारे सामने आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, चौथी है भारतीय जनता पार्टी, पांचवी पार्टी हमारे सामने आती है नेशनल पीपल्स पार्टी एंड छठी पार्टी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बेसिकली हम इन 6 पार्टियों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे कि आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। तो चलिए पहली पार्टी आम आदमी पार्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहली पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, ये फॉर्म हुई थी 26 नवंबर 2012। अब ये पार्टी जो है कैसे बनी, इसके पीछे कहानी है कि 2011 में एक मूवमेंट करा गया था, एंटी करप्शन मूवमेंट, और इस पार्टी की आइडियोलॉजी वहीं से क्या हुई, सामने आई, और यही इसका बेस बनी इस पार्टी के बनने का। तो देखिए ये पार्टी जो है, आइडिया क्या है इस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या कहती है कि एक अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस क्या करेगी, चलाएगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन भ्रष्टाचार नहीं होगा जिसमें, ट्रांसपेरेंसी जनता को सब चीजें पता चलती रहेंगी, और अच्छी गवर्नेंस की यहाँ पर क्या करी गई थी, बात करी गई थी। जैसे ही ये पार्टी बनी उसके 1 साल बाद ही क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। आम आदमी पार्टी जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, और इसने जो है सरकार बनाई किसके सपोर्ट के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट के साथ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये पार्टी धीरे धीरे क्या करती है, अपनी आइडियोलॉजी को पूरे देश में फैलाना चालू करती है। एंड देन यहाँ पर इलेक्शन होता है 2022 में गुजरात में, और गुजरात इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी को देश की पॉलिटिक्स के थर्ड फ्रंट पे देखा जाने लगा, यानी कि एक बड़ी पार्टी के रूप में हमारे सामने आई। ठीक है, ये हमने जाना। आम आदमी पार्टी अभी तक में आपका पंजाब और दिल्ली में सरकार बना चुकी है। लोकसभा इलेक्शन 2019 में जो हुए थे वहां पर इस पार्टी ने 1 सीट भी जीती है। तो ये है आम आदमी पार्टी। एक बार इसकी इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉल कर लेते हैं। पहला 26 नवंबर 2012 में फॉर्मेशन। बेस क्या है इस पार्टी का, अकाउंटेबिलिटी को मजबूत रखना, गुड गवर्नेंस की बात करी गई है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करी गई है यहाँ पर, और ट्रांसपेरेंसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, एंड देन सेकेंड पार्टी हमारे सामने आती है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये पार्टी 1984 में बनी। किसके कौन थे इनके लीडरशिप में, इनके लीडर थे काशीराम जी। कौन थे, काशीराम जी। इन्होंने बात करी है किस समाज की, बहुजन समाज की। खास तौर पे इन्होंने दलित, आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज की यहाँ पर बात करी है। इन्होंने इंस्पिरेशन ली है साहू जी महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर की इंस्पिरेशन इन्होंने ली है, और उसी के बेसिस पे इस पार्टी को बनाया है। बेसिकली इस पार्टी को बनाने का मोटिव ये था कि आजाद भारत में दलितों के, पीड़ितों के, इन सब के राइट्स जो हैं उसको इंश्योर किया जा सके, इन सब का वेलफेयर किया जा सके। और इस पार्टी की जो मेन ब्रांचेस हैं, वो सबसे मेन ब्रांच तो आपकी उत्तर प्रदेश में है, एंड देन फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पर ये पार्टी आपको देखने को मिलेगी। और इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई बार क्या करा है, सरकार बनाई है अलग पार्टियों के साथ मिलकर। लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में हुए थे, इस पार्टी को जो है 3.63% वोट मिले, और 10 सीट्स इस पार्टी ने लोकसभा में जीती। यह है आपकी बीएसपी। सीधी बात है, बहुजन समाज पार्टी ऐसे समाज की बात करना जो ऑप्रेस्ड रहा है। ठीक है, दलित हो गए, शोषित वर्ग हो गए, ओबीसी हो गए, इन सब की बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है। अब आती है रूलिंग पार्टी जो इस समय है हमारे देश में, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की हम लोग अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। बीजेपी, इस पार्टी की बेसिकली नींव क्या है, इस पार्टी की नींव तो पड़ गई थी आपकी, ये समझ लीजिए जनसंघ के रूप में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका नाम आप ध्यान रखिए। इन्होंने 1951 में ही क्या कर दिया था, इस पार्टी की नींव डाल दी थी, और इसका नाम क्या था, जनसंघ। ठीक है, और 1980 में इसको भारतीय जनता पार्टी के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर किया गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इस पार्टी की आइडियोलॉजी आखिर क्या है, आपकी बुक के हिसाब से देखिए। ये पार्टी की आइडियोलॉजी है एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाने की। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत भारत, मॉडर्न इंडिया यानी
कि जो भी आधुनिक चीजें हैं जो देश दुनिया में हो रही है उसको हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोला है और इंस्पिरेशन भी ली है कि इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर है, जो वैल्यूज है, उसको बहुत ज्यादा हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये पार्टी आपकी दीनदयाल उपाध्याय के जो आइडिया है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या अंत्योदय या फिर कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व की बात करती है। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें कि आप मॉडर्न चीजें अपनाओ, सब कुछ अपनाओ, बट हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना है। ये पार्टी बेसिकली इस चीज के बारे में आपको बताती है। इंडिया की संस्कृति और वैल्यू जरूर इसमें शामिल हो, उनका सम्मान हो। अब हिंदुत्व या कल्चरल नेशनलिज्म की बात करें तो आखिर ये क्या चीज होती है, तो देखिए हिंदुत्व की बात करी जाए तो ये कल्चरल विचार है। इंडिया की जो हमारी संस्कृति है, वैल्यू है, परंपरा है, उसको जानना और उस पर गर्व करना। ठीक है, भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास बहुत ज्यादा गौरवशाली रहा है। ठीक, तो उसकी बात ये कर रही है। भारत की पहचान, उसको इतिहास, धार्मिक और सभ्यता के मूल्यों से यहाँ पर बात करी जा रही है। मतलब हिंदू वे ऑफ लाइफ, जहाँ पे टॉलरेंस, परंपरा और सबको सम्मान दिया जाए, ये इसकी बात कर रही है ये पार्टी। दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को भी यहाँ पर क्या करा जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। ठीक, मानवतावाद की भी यहाँ पर बात करी जा रही है। अब देखते हैं आखिर इस पार्टी की डिमांड्स क्या रही है, ये पार्टी क्या चाहती है। इन्होंने बोला फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि आर्टिकल 370 को इन्होंने हटाया भी, अभी रिसेंट में हटाया है, आपको पता होगा। और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी कभी ना कभी कैप्चर करना है। ठीक है, तो फुल इंटीग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी बात तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी बोली थी कि ये होना चाहिए। इसका मतलब है सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून। सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून का मतलब क्या, हालांकि आपको फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, अधिकार देते हैं कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करिए, प्रोफेस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन बोला ये जा रहा है कि अगर कभी किसी का धर्म किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन वगैरह करता है तो फिर क्या कर सकता है, स्टेट इंटरवीन कर सकता है। ठीक, इसी के बेस पे बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ये पार्टी इस चीज की बात कर रही है। तीसरा, कभी भी फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्जन ना हो, इसकी रोक की बात कर रही है। जबरदस्ती किसी को भी किसी दूसरे धर्म में नहीं जो है कन्वर्ट करना चाहिए, ये इस पार्टी इसको रोकने की बात कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली इस पार्टी के बारे में हम लोग ने जाना, इसके बेस के बारे में जाना, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में जाना। ठीक है, अब देखते हैं 1990 में इस पार्टी को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ और फाइनली 1998 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि बीजेपी के साथ और पार्टियों ने मिलकर, यानी कि इसके साथ वाली पार्टियों ने मिलकर क्या बनाया, एक अलायंस बनाया जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला गया। और पहली बार इन्होंने क्या करा, सरकार बनाई, 1998 में सरकार बनाई। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्टी बनकर लोकसभा में आती है 2019 के इलेक्शन में, जहां पर इस पार्टी ने 303 सीट्स क्या हुई, जीती। ठीक है, 2014 में भी क्लियर मेजोरिटी मिली, 2019 में भी क्लियर मेजोरिटी मिली। आपको पता है इनके जो लीडरशिप है किसके लीडरशिप में मिली है, हमारे देश के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। तो 303 सीट्स जीती 2019 लोकसभा इलेक्शंस में। और करेंटली भी अभी हम देख रहे हैं 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी ये पार्टी या ये अलायंस, एनडीए जो अलायंस है वो जीता है और अभी सरकार चला रहा है। तो ये थी बीजेपी के बारे में जो आपकी बुक में दिया गया था, हमने अभी तक उतना ही डिस्कस किया है। और अब देखते हैं अगली पार्टी हमारे सामने आ रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं मार्क्सिस्ट। क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट पार्टी। अब देखिए ये बनी है 1964 में। ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म पे। देखो मार्क्स कौन है, कार्ल मार्क्स, ये एक आपके फिलोसफर थे, एक तरीके से समझ लो, थिंकर थे यूरोप के। और लेनिन कौन थे, लेनिन थे आपके रेवोल्यूशनरी थे, कहाँ के, रशिया के। पहली चीज आपको ये समझना होगा। तो मार्क्सिज्म या लेनिनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बराबरी और क्लासलेस सोसाइटी के आइडिया की बात करा जाता है मार्क्सिज्म के द्वारा। और लेनिनिज्म का मतलब हो जाता है यहाँ पर जो इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाए। ठीक है, तो ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की बात हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन लोग बात करते हैं किस चीज की, कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सपोर्ट करते हैं, सोशलिज्म समाजवाद होना चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, और अपोज करते हैं इंपीरियलिज्म को और कम्युनलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब राजतंत्र वगैरह नहीं होना चाहिए। कम्युनलिज्म का मतलब हो जाता है किसी एक धर्म जब डोमिनेट करने लगता है कोई एक कंट्री पे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन्होंने एक्सेप्ट किया है डेमोक्रेटिक इलेक्शन को कि ये एक यूजफुल है, हेल्पफुल मीन्स है अगर आपको सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए
सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या हुआ, जहां पर सभी लोगों को बराबरी मिले, सम्मान मिले, है ना, और उसके साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिले, ये इसकी बात करती है। चलिए अब देखते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है वेस्ट बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में, स्पेशली किनके बीच में, पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबर्स, इनके सब बीच में। अब ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करती है, ये जो क्रिटिकल है, मतलब कि एक तरीके से ये सपोर्ट उतना नहीं करती न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को, जो अलाउ करता है फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। फ्री, भाई देखिए क्या है फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, एक देश जब किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट को करता है और कम रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई जाती हैं, तो ये इस चीज के क्या है, थोड़ा सा खिलाफ है। ये बात करते हैं कि हमारे देश में प्रोडक्शन वगैरह होना चाहिए, ये इनकी आइडियोलॉजी है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट बंगाल में बिना ब्रेक के 34 इयर्स तक इनकी सरकार रही, ये पावर में रहे, ठीक है। और अभी 2019 लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने 1.7% वोट पाए और टोटल 3 सीट इन्होंने जीती। तो ये थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट की जो हम लोग बात कर, हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जिसको पॉपुलरली हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहते हैं। ये हमारे भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, समझ लीजिए। 1885 में इस पार्टी को क्या करा गया था, बनाया गया था। बेसिकली बनाया इसलिए गई थी ताकि इंडियंस की जो डिमांड है वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाई जा सके, लेकिन धीरे धीरे इस पॉलिटिकल पार्टी ने एक नया रूप ले लिया। अब जब आजादी मिली तो इसी पार्टी से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने, ठीक है। इन्होंने मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाने की बात करी है, यानी मॉडर्नाइजेशन भी होगा, सेक्युलरिज्म को हम फॉलो करेंगे, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य को क्या करेंगे, हम बनाएंगे। रूलिंग पार्टी रही है ये 1977 तक, एंड देन उसके बाद 1980 से 1989 तक। लेकिन 1989 के बाद इनका सपोर्ट थोड़ा सा क्या होने लगा, कम होने लगा, लेकिन तब भी ये कंट्री में हमें देखने को मिलती है और आज भी आप देख रहे हो ये कंट्री में हमारे मौजूद है ये पार्टी, ठीक है। सेंट्रिस्ट पार्टी, सेंट्रिस्ट पार्टी का मतलब क्या, जो राइटिस्ट भी ना हो, लेफ्टिस्ट भी ना हो। राइटिस्ट का मतलब एक तरीके से जो ट्रेडिशन और कल्चर को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। लेफ्टिस्ट का मतलब जो आपके मजदूर वर्ग की बात करते हैं, गरीब लोगों की बात करते हैं। तो ना ये राइटिस्ट है ना ये लेफ्टिस्ट है, ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। और ये इसकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है। द पार्टी एस्पाउसेस सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी। इस पार्टी ने जोर दिया है सेक्युलरिज्म पर, पंथ निरपेक्षता, यानी कि देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सभी धर्मों को देश में क्या माना जाएगा, बराबर माना जाएगा। इस चीज की ये बात करते हैं। ये बात करते हैं कि कल्याण होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए किसका, जो देश में गरीब तबके हैं, वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है वो लोगों का, और माइनॉरिटीज का। अब जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इन्होंने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करी है। जो भी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होगा उसको हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या बोला जा रहा है, बट विद अ ह्यूमन फेस। ह्यूमन फेस का मतलब कि देश के गरीब और आम आदमी को इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने बात करी है। अब इनका जो अलायंस है, जैसे बीजेपी का अलायंस था एनडीए। देखो अलायंस का मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा पार्टियां मिलकर क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, ठीक। ये इनका क्या होता है, अलायंस हो गया। यानी कि जैसे हम लोग 4-5 दोस्त मिल गए और आपस में जो है चुनाव लड़ते हैं कि तुम यहाँ से खड़े हो जाना, तुम यहाँ से हो जाना। इसी तरह पार्टियां क्या होती हैं, वो देखती है कि किसका कहाँ पर क्या है, ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उस हिसाब से क्या करती हैं, इलेक्शन में सीटों का बंटवारा कर लेती हैं, अलायंस बनाती है अपना। तो जैसे बीजेपी का एनडीए है, वैसे ही कांग्रेस का अलायंस क्या था, यूपीए था, ठीक। 2004 से 2019 तक की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये यूपीए थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के रूप में थी, ठीक है। अब क्या है, इंडिया अलायंस के रूप में ये शामिल है, ठीक है, इंडिया अलायंस इसको बोला जाता है। पहले यूपीए में थी, 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार भी रही है, ठीक है। अब देखिए 2019 लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने 19.5% वोट हासिल करे और उसके साथ 52 सीट्स जो है इन्होंने जीती। प्रेजेंट टाइम पे आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस क्या है, अपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पर इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो श्री राहुल गांधी जी हैं यहाँ पर। अब अगला देखते हैं हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं, बहुत ही एक तरीके से अचंभे की बात है यहाँ पर। क्यों भाई, ये पार्टी बनी है जुलाई 2013 में, किसके लीडरशिप में, पीए संगमा जी के लीडरशिप में। एनपीपी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से यहाँ पर जो है नेशनल पार्टी का इसको दर्जा मिला है।
इट बिलीव्स इन डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, ये देश की विभिन्नताओं पे क्या करती है, बिलीव करती है कि हाँ भाई होनी चाहिए, एंड रिकॉग्नाइजेस दैट डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, और ये बात करती है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग चैलेंज होता है, ठीक है। और ये बेसिकली बात करती है, सपोर्ट करती है एक तरीके से डाइवर्सिटी की, ठीक है, कि देश में डाइवर्सिटी है, यही हमारी यूनिटी का कारण भी है, ऐसा इनका मानना है। द कोर फिलोसफी ऑफ द पार्टी इज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट जो फिलोसफी है, जो इनका मानना है, वो क्या है कि एडुकेशन सबको मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सबको मिलनी चाहिए, यहाँ पर ये बात करी गई है, ठीक है। इट फॉर्म गवर्नमेंट इन मेघालय, इन्होंने सरकार बनाई कहां पर, मेघालय में बनाई, और इनका प्रेजेंस जो है कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है। लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में हुआ था, एनपीपी ने सिक्योर करा था 1 सीट आपकी लोकसभा में, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा मिला हुआ है, अभी रजिस्टर किया गया है। तो एक बार रिकॉल करते हैं कौन कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हालांकि ये वीडियो में हमने हर पार्टी की आइडियोलॉजी को जाना, जो भी चीजें थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने उसको पढ़ा। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको सर्च करना पड़े, बस सीधा ये है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो और क्यों सपोर्ट करते हो, उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा स्टेट पार्टी के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया गया है, और चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसमें जो है पूरा चैप्टर हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। बेसिकली 3 to 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो बच्चों कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, जैसे मैं कंसिस्टेंसी के साथ अभी देखिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो पहले 3 मंथ 4 मंथ हो जाता था, कभी कभी 8 मंथ हो जाता था, प्रॉपर स्टडी की वीडियोज ही नहीं आती थी। बट अब जो है रेगुलर हुए हैं, हम भी एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी एफर्ट लगाइए और एक अच्छा रिजल्ट हम लोग मिलकर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई चीजों के साथ। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है। बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में भिड़ना नहीं, सबका अपना आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, उसके हिसाब से सब कोई ना कोई पार्टी को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।